नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th से जुड़े हुए हिंदी व्याकरण से संबंधित टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या फिर इंटर का फाइनल एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए टॉप 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए जिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के हिंदी वाले परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। इसलिए आप सभी हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और संभव हो तो उसके उत्तर को देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम सभी पहले नंबर के सवाल पर आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है हमारा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। आप सभी को बताना है हिंदी भाषा की लिपि। आपके ऑप्शन है बंगाली, रोमन, देवनागरी या गुजराती। पहला का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, पहला का जो सही आंसर होगा हमारा, वो होगा देवनागरी। देवनागरी लिपि ही हमारा हिंदी भाषा की लिपि है। तो पहला का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। जो रोमन लिपि है दोस्तों, वो है किसका, तो वो है अंग्रेजी भाषा का। अगर प्रश्न आ जाएगा कि अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन है, तो आप सभी बताना दोस्तों रोमन। अगर प्रश्न आ जाएगा कि उर्दू भाषा की लिपि कौन है, तो दोस्तों आप लोग बताना फारसी। लेकिन यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो दोस्तों आप बताना देवनागरी। तो राइट आंसर क्या होगा, तो देवनागरी। ठीक है, चलिए फटाफट यहाँ पर 2 नंबर के सवाल में हम आते हैं। दूसरा सवाल है, लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। आप लोगों को वर्णों की संख्या बतानी है। बताइए तो, लेखन के आधार पर यानी कि लिखने के आधार पर हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं, कितने जो दोस्तों लेटर है वो होते हैं, वही आपको बताना है। तो 2 का सही आंसर क्या होगा, बताइए तो। 45, 50, 52 या 48 है। तो 2 का सही आंसर होगा दोस्तों 52। क्या होगा, 52। यहां पर घेरा हुआ भी है। तो दोस्तों 2 का आप लोग याद रखेंगे 52। लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में टोटल जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या है 52। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में दोस्तों, उच्चारण के आधार पर हिंदी में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं। वो था लेखन के आधार पर, अब आया है उच्चारण के आधार पर। आप सभी को बताना है कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं। आपके ऑप्शन है 45, 52, 50 या 42 है। तो तीसरा का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों। तीसरा का सही आंसर क्या होगा, तीसरा का सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 45। दोस्तों, उच्चारण के आधार पर हिंदी में टोटल वर्ण होते हैं 45 और लेखन के आधार पर हिंदी में टोटल वर्ण होते हैं 52। तो सही आंसर तीसरा का क्या होगा, तीसरा का राइट आंसर होगा 45। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए को। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां पर 4 नंबर के सवाल में, हिंदी में कुल कितने स्वर माने जाते हैं। आप लोगों को हिंदी में टोटल स्वर वर्ण की संख्या बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी में टोटल जो स्वर वर्ण होते हैं वो होते हैं 11। कितना, तो 11। दोस्तों, स्वर्ण वर्ण के परिवार में, स्वर्ण वर्णमाला के परिवार में जो अंतिम 2 वर्ण होते हैं अन और अ, इन्हें बिल्कुल भी दोस्तों स्वर वर्ण नहीं माना जाता है। इनको दोस्तों रखा जाता है अयोगवाह के अंतर्गत। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि अन और अ क्या है, तो आप बताना दोस्तों अयोगवाह। इसको कहा जाता है दोस्तों अनुशासिक, इसको कहा जाता है विसर्ग। ठीक है, क्योंकि यह हमेशा दोस्तों विसर्ग के रूप में आता है और विसर्ग का पहचान होता है 2 बिंदु। बात आया समझ में। इसका जो उच्चारण होता है वो होता है दोस्तों ह के रूप में। किस रूप में, तो ह के रूप में। जैसे कि राम में
अगर राम शब्द में विसर्ग लग गया तो कैसे पढ़ेंगे? रामः। क्या पढ़ेंगे? रामः। तो आपसे पूछा गया है हिंदी में कुल कितने स्वर माने जाते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि अ से लेकर अ तक ही वर्ण लेंगे। अ से लेकर अ तक आने वाले कुल जितने भी वर्ण हैं उनकी संख्या है 11। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अन और अ ये बिल्कुल भी दोस्तों स्वर वर्ण नहीं है। इनको रखा जाता है किसके अंतर्गत? तो अयोग वाह के अंतर्गत। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों ये ना ही स्वर में रहते हैं और ना ही दोस्तों व्यंजन में रहते हैं। इनका जो स्वरूप है अन और अ का वो ना ही दोस्तों स्वर वर्ण के रूप में होता है और ना ही व्यंजन वर्ण के रूप में होता है। इसलिए इन दोनों को एक नए परिवार में रख दिया गया है जिसे अयोग वाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर हम 5 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है हिंदी में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। आप लोगों को स्पर्श व्यंजन की संख्या बतानी है। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन किसको बोलते हैं बताइए? स्पर्श व्यंजन उसे कहा जाता है जो अपने उच्चारण के फलस्वरूप, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं और वर्णों के उच्चारण के फलस्वरूप दोस्तों हमारे मुख में उनका स्पर्श होता है, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख में जो भी भाग होते हैं उनका दोस्तों स्पर्श होता है, तो इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, देखिए स्पर्श व्यंजन में कौन कौन आते हैं बाबू? स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं क वर्ग के वर्ण। ठीक है, क वर्ग के वर्ण आते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों च वर्ग के वर्ण आते हैं, फिर उसके बाद ट वर्ग के वर्ण आते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों त वर्ग के वर्ण आते हैं और फिर उसके बाद प वर्ग के जो वर्ण है वो दोस्तों आते हैं। यानी कि क वर्ग में टोटल क गो वर्ण? तो क वर्ग में टोटल 5 गो वर्ण। कौन कौन? तो क, ख, ग, घ, अंग। इसी प्रकार से च वर्ण में क गो वर्ण? च, छ, ज, झ, इ। ट वर्ग में क गो वर्ण? ट, ठ, ड, ढ, अड़। इसी प्रकार से हम प वर्ग तक पहुंचेंगे तो टोटल जो स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितने? तो दोस्तों 25। क वर्ग में 5 गो, तो क से लेके प वर्ग तक क गो? तो दोस्तों 25 गो। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? 5 का बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 25। तो आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 6 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है अंत अस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। आप सभी को बताना है कि अंत अस्थ व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों उनकी संख्या होती है 4। कौन कौन है बाबू? अंत अस्थ व्यंजन कौन कौन है? तो दोस्तों य, र, ल और व। ठीक है, यही 4 व्यंजन कहलाते हैं अंत अस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अंत अस्थ व्यंजन। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों हमारा 4। ठीक है, अगर प्रश्न आएगा कि यह वर्ण का उच्चारण किस स्थान से किया जाता है, तो दोस्तों आप लोग क्या बताओगे? आप लोग दोस्तों बताना कि यह वर्ण का जो उच्चारण है वो दोस्तों किया जाता है तालु से। कहां से? तो दोस्तों तालु से। कैसे हम इसको ट्रिक से याद रखेंगे? तो दोस्तों देखिए जो यह है ना, जो यह है वो दोस्तों कहीं ना कहीं च की तरह होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं ट्रिक की तरह। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर च लिखा और हमने यहाँ पर य लिखा। तो दोस्तों यहाँ पर 19-20 का ही केवल फर्क है। आप देख सकते हैं 19-20 का ही केवल फर्क है। जैसा च है वैसा ही दोस्तों य भी है। तो च वर्ण का जो उच्चारण होता है वो दोस्तों होता है कहाँ से? तो वो होता है दोस्तों तालु से। तो जब च वर्ण का उच्चारण होता है तालु से तो इसका मतलब यह हुआ कि च के जैसा दिखने वाला जो य है इसका भी उच्चारण होगा तालु से ही। कहां से होगा? तो तालु से ही। तो आप दोस्तों बताना कि यह जो वर्ण है उसका उच्चारण कहां से होगा? तो तालु से होगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से य के बाद अगर र है तो र का उच्चारण कहां से होगा? र है ना, र का उच्चारण कहां से होगा? देखिए आप लोग क वर्ग के वर्ण, ख वर्ग के वर्ण, ख नहीं च वर्ग के वर्ण, ट वर्ग के वर्ण, त वर्ग के वर्ण, प वर्ग के वर्ण, इनका आप उच्चारण स्थान बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो र है, य है या फिर जो ल है, व है, तलाबी सा है, मूर्धनी सा है, इनका उच्चारण स्थान बनाने में आप लोगों को या बताने में हो सकता है कि थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को मिस्टेक हो जाए। तो ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए
यहाँ पर क्या है बाबू, तो यहाँ पर है र, क्या है र। तो देखिए र वर्ण का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, तो वो होता है दोस्तों मूर्धा से। कहाँ से, तो मूर्धा से होता है र वर्ण का उच्चारण। और मूर्धा से ही दोस्तों होता है किसका उच्चारण, तो ट वर्ग के वर्णों का। ट वर्ग में आने वाले कुल जितने भी वर्ण होते हैं वो दोस्तों उच्चारित किए जाते हैं कहाँ से, तो वो दोस्तों उच्चारित किए जाते हैं मूर्धा से। लेकिन हम ट्रिक से कैसे इसको याद रखेंगे, आप लोग दोस्तों ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर र है ना, तो हम कैसे याद रखेंगे कि र वर्ण का जो उच्चारण है वो मूर्धा से ही होता है, ठीक है। तो मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा यानी कि र, इसमें र आ रहा है ना, देखो तो मूर्धा। तो मूर्धा जब आप बोल रहे हो तो मूर्धा में र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दोस्तों इस तरह से आप यह समझना कि मूर्धा में र भी आएगा और र वर्ण का उच्चारण भी मूर्धा से होगा। कहाँ से होगा, तो मूर्धा से होगा। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। देखिए ट वर्ग में कौन कौन वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण, ठीक है। और उसके बाद क्या है दोस्तों र, और एक और होता है जिसको बोलते हैं मूर्धनी स। क्या होता है, मूर्धनी स। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो मूर्धा बोल रहे हैं ना, मूर्धा, तो मूर्धा से आप समझना कि मूर्धा यानी कि मुंह और र इसमें आ रहा है ना, र। तो आप र से समझना कि हमारा जो र वर्ण है वो उच्चारित किया जाएगा कहाँ से, तो मूर्धा से ही, ठीक है। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और नहीं तो अगर भूल जाइएगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है र है ना, र, यहाँ पर एक सेकेंड, ट वर्ग में ट है ना, ट वर्ग में ट, तो ट में हम क्या करेंगे कि ट में र को ऐड कर देंगे और समझेंगे टर। तो टर टर कौन बोलता है, टर टर, टर टर बोलता है मेढक। आप लोगों को पता है ना, टर टर कौन बोलता है, तो टर टर बोलता है मेढक है। तो दोस्तों मेढक में जो माँ है, तो माँ से आप क्या समझोगे, माँ से आप लोग मूर्धा समझना। मेढक शब्द में, मेढक शब्द में जो माँ है, तो माँ से आप क्या समझना, माँ से आप लोग मूर्धा समझना। तो दोस्तों टर 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 है ना, टर 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 है ना, तो ट आपका हो जाएगा मूर्धा से ही और र भी आपका हो जाएगा मूर्धा से ही। ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। या र, ला है तो ला का उच्चारण कहाँ से करेंगे दोस्तों, ला, तो देखिए ल का जो उच्चारण है वो दोस्तों होता है कहाँ से, तो दांत से। कहाँ से, तो दांत से। ल हमेशा रहता है दंती स के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। ल हमेशा कहाँ से रहता है, तो दंती स के साथ रहता है। तो जब दंती स का उच्चारण होगा द से, सॉरी दांत से, जब दंती स का उच्चारण दांत से होगा तो ल का कहाँ से होगा, वो भी दांते से होगा। तो दोस्तों आप याद रखना क्या, तो आप याद रखना ल का उच्चारण कहाँ से, तो दोस्तों दांत से, ठीक है। देखिए ये जो ल है वो आता है किसमें, तो आता है त वर्ग के वर्ण में। त वर्ग के वर्ण में दोस्तों आता है कौन, तो दोस्तों ल, त, थ, द, ध, न, इसी में आ जाता है दोस्तों कौन, तो दोस्तों आ जाता है ल। बात आया समझ में। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो दांत से, ठीक है। ये आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर य र ल, व कहाँ से होता है उच्चारण, व का, तो व का होता है ओठ से। याद रखिएगा व का उच्चारण कहाँ से, ओठ से। आप खुद ही उच्चारित करके देख सकते हैं। अगर आप लोग उच्चारण कीजिएगा ना तो दोस्तों पता चलेगा कि वो कहाँ से, जो व है वह उसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, तो ओठ से हो रहा है, ओठ से, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर के सवाल में आते हैं तो पूछा गया है ऊष्म व्यंजन कितने हैं, ऊष्मीय व्यंजन कितने हैं। ऊष्मीय व्यंजन, जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है उसे कहा जाता है ऊष्मीय व्यंजन। तो दोस्तों ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो ऊष्मीय व्यंजन होते हैं तलाबी सा, मूर्धनी सा, दंती सा और ह। इन्हें दोस्तों कहा जाता है ऊष्मीय व्यंजन। तो ये कितने हैं, तो ये है 4। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 8 नंबर में, यहाँ पर है ड ढ किस प्रकार के व्यंजन है। तो दोस्तों ये है द्विगुण व्यंजन। कैसा व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन, जो हमेशा शब्द के अंत में आते हैं। जैसे कि शब्द के अंत में नहीं, मतलब शब्द के अंत में या फिर बाबू किसी शब्द के बीच में आ सकते हैं, किसी शब्द के बीच में या शब्द के अंत में ये आएंगे, लेकिन कभी भी शब्द के पहले नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हम लिख देंगे दौड़,
क्या लिखेंगे, दौड़। तो दौड़ में आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक बिंदु आया है ना, ये दौड़, तो इसी को बोलते हैं क्या, तो इसी को बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो गुण होता है वो दोस्तों ड और ढ के जैसा होता है। ड ढ अलग है, हाई दोनों अलग है, ठीक है। अगर हम ड ढ में बिंदु लगा दें तो दोनों बन जाएंगे द्विगुण व्यंजन। तो दोस्तों इन दोनों को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर में है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कितने हैं। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवाह की संख्या है वो है दोस्तों 2। कौन कौन, तो एगो है अन वाला, एगो है अह वाला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर में मूल स्वर कितने माने जाते हैं। मूल स्वर को ही दोस्तों हास्य स्वर कहा जाता है, ठीक है। मूल स्वर को ही हास्य स्वर कहा जाता है। आपको बताना है कि मूल स्वर कितने माने जाते हैं। तो दोस्तों मूल स्वर होते हैं कौन कौन, तो आ, हर्षई, हर्षई उ और री। इन्हीं को दोस्तों मूल स्वर कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है और साथ ही इन वर्णों का भी खंडन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इनको आप बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते हैं और इनका जो निर्माण है वो किसी अन्य स्वर वर्ण से नहीं हुआ है, इसीलिए इसको दोस्तों मूल स्वर कहा जाता है। तो देखिए मूल स्वर की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, तो वो है 4। पहला अ, दूसरा हर्षई, तीसरा हर्षई उ और चौथा है री। तो राइट आंसर हमारा क्या मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न है अ धन दीर्घई ओ किस स्वर का निर्माण करता है। तो दोस्तों इसको आप लोग स्वर संधि से पता कर सकते हैं, ठीक है। संधि का जो पहला प्रकार है स्वर संधि, उसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि इन दो वर्णों के मिलने से किस वर्ण का निर्माण होगा, किस स्वर वर्ण का निर्माण होगा। तो समझने का बाबू प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए अ या आ के बाद, अ या आ के बाद उ आए या फिर दीर्घई उ आए, मतलब हर्षई उ आए या दीर्घई उ आए। अ या आ के बाद हर्षई उ आए या दीर्घई उ आए। तो दोस्तों दोनों का संयोजन कैसा हो जाता है, दोनों का संयोजन ओ के रूप में हो जाता है। किस रूप में बाबू, तो ओ के रूप में हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर में कहा गया है अ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। अ का उच्चारण कहाँ से होता है, अ का उच्चारण स्थान क्या है, आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, ठीक है, देखिए आप इसको ऐसे मत समझिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बताने में, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग ऐसे समझना दोस्तों कि क वर्ग में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण जिस स्थान से होता है उसी स्थान से दोस्तों अ और अ के साथ जो दीर्घ स्वर है आ, उसका भी उच्चारण उसी स्थान से होगा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि क वर्ग में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण जिस स्थान से होगा उसी स्थान से दोस्तों अ और अ का जो दीर्घ स्वर है आ, उसका भी उच्चारण उसी स्थान से होगा, ठीक है। क वर्ग का जो भी वर्ण है उनका उच्चारण जहां से किया जाता है वहीं से अ और अ का जो दीर्घ स्वर है आ, उनका भी उच्चारण वहीं से किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों क वर्ग का उच्चारण कहाँ से, तो कंठ से। क वर्ग में आने वाले जितने भी दोस्तों वर्ण हैं उन सभी का उच्चारण होता है कंठ से, क्योंकि क से क्या बनेगा, क से दोस्तों बनेगा कंठ। क्या बनेगा, एक सेकेंड, यहाँ पर कर्ण लिखा गया है, कंठ। क का मतलब कंठ है। तो दोस्तों अ और आ का भी उच्चारण कहाँ से होगा, तो कंठ से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, याद रखें आप लोग। ए को यहां पर हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए 13 नंबर में आते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दीर्घाई स्वर किस वर्ग में आते हैं, दीर्घाई स्वर किस वर्ग में आते हैं। तो दोस्तों देखिए कंठ में आ जाता है आपका अ और आ ना, कंठ में कौन आता है, तो अ और आ जाता है। अ और आ के बाद क्या मिलेगा आप लोगों को, स्वर वर्णमाला में अ और आ के बाद स्वर वर्णमाला में आप लोगों को हर्षई ई और दीर्घाई ई मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कंठ से उच्चारित होते हैं अ और आ। तो दोस्तों कंठ के बाद क्या आता है, कंठ के बाद आता है तालु। कंठ के बाद क्या आता है, तालु। क्यों आता है, क्योंकि क वर्ग के बाद, एक सेकेंड, क्योंकि क वर्ग के बाद जो वर्ग एक सेकेंड यार, क
वर्ग के बाद जो दोस्तों वर्ग होता है वो होता है च वर्ग। कौन सा वर्ग? वो होता है च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तो तालु से। तो दोस्तों जब च वर्ग में आने वाले वर्णों का उच्चारण तालु से किया जाता है तो दोस्तों आप समझना कि अ और आ के बाद आने वाला जो वर्ण ई और दीर्घई ई है उनका भी उच्चारण तालु से होगा। कहाँ से होगा? तालु से होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तालव्य। क्या होगा? तालव्य। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप लोग इसको ऐसे भी दोस्तों समझ सकते हैं। तालु है ना, तो तालु से हम लोग बना देंगे ताली। तालु से क्या बना देंगे? ताली। और ताली में आप देख सकते हैं कि जो प्रत्यय आ रहा है वो दोस्तों आ रहा है दीर्घई ई। दीर्घई ई आए चाहे हर्षई ई आए, ठीक है। तो आप समझना कि तालु से किसका उच्चारण होगा? तो दोस्तों तालु से च वर्ग के साथ साथ और साथ ही साथ दोस्तों तालु में आ जाते हैं तलाबी सभी। तलाबी स के साथ साथ य के साथ साथ दोस्तों जो हर्षई ई है और जो दीर्घई ई है उनका भी उच्चारण होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। 14 नंबर है ऊ का उच्चारण स्थान है तो ओठ भैया, ओठ बोल कर देखो ना। ऊ ओठवा देखना बाबू, आप लोगों का ओठवा वर्क करेगा, ओठवा गति करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? तो ओठ होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? तो भैया क वर्ग में कोनो, देखिए क से लेकर, बात को समझना, क से लेकर अगर प वर्ग में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उनमें से कोई भी अगर वर्ण आपको दिखाई दे दे तो आप समझना कि वो स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, क वर्ग से प वर्ग तक आने वाले जितने भी वर्ण हैं उनमें से कोई भी वर्ण अगर आप लोगों को इस ऑप्शन में दिखाई देता है तो आप समझना कि वही स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग तक होता है। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर हम बता दें आप लोगों को, नहीं इसके साथ ही अब कुछ नहीं होता है। ठीक है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 15 का होगा ऑप्शन नंबर सी वाला क ना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 16 नंबर में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन, तो भैया संयुक्त व्यंजन होता है एगो छ, एगो त्र। मूल रूप से ऐसे तो बहुत ज्यादा, बहुत सारा होता है, बहुत सारा संयुक्त व्यंजन होते हैं। दो वर्णों को आप संयुक्त कर दीजिए, दो वर्णों को अगर आप लोग संयुक्त कर दीजिए तो वो हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो दोस्तों जब भी, ठीक है, जब भी दो व्यंजन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो बनने वाला नया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जब दो व्यंजन एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं तो बनने वाला नया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। लेकिन मूल रूप से हमारे हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो होते हैं कितना? तो 4। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ और स, ये वाला ना। यहाँ पर स नहीं जी, स नहीं, स्र स्र स्र, ठीक है, स्र। 1 2 3 4। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। 17 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन दांत से उच्चारित होता है? तो त वर्ग में आने वाला व्यंजन। ठीक है, त वर्ग में आने वाले जितने भी व्यंजन है या फिर त के साथ ल, स और उसके साथ ही साथ दोस्तों क्या हो जाएगा? त के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ ये क्या आ गया जी? त 17 का राइट आंसर ए होगा बस। ठीक है, त के साथ अगर थ भी रहता, थ के, देखिए त वर्ग में आने वाले कोई भी अगर वर्ण इसमें रहते हैं तो आप बोलते हैं कि उसका उच्चारण दांत से होगा। या फिर त वर्ग के अलावा अगर ल रहता है तो भी आप कहते हैं कि इसका उच्चारण दांत से होगा। अगर दोस्तों स रहता तो आपको पता ही है, इसको बोलते हैं दंती स। क्या बोलते हैं? दंती स। दंती यानी कि दांत, दंती यानी कि दांत। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए 18 नंबर में आते हैं हम लोग। इसमें क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से? यहाँ पर है तालाबी सा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालाबी सा व्यंजन का उच्चारण स्थान आप लोगों को बताना है। बताइए तो बाबू, अगर पूछ दे कि री का उच्चारण स्थान क्या है? री का, ठीक है, री का आपने ये तो जान लिया, आपने बाबू ये तो जान लिया कि अ और आ, ठीक है, मूल स्वर और दीर्घ स्वर इन दोनों का उच्चारण होता है कंठ से। हर्षई आ दीर्घई इन दोनों का उच्चारण होता है तालु से। और इसके बाद जो है हर्षऊ आ दीर्घऊ इन दोनों का उच्चारण होता है ओठ से। तो इसके बाद जो आ रहा है री, री इसका उच्चारण कहाँ से होगा? री का।
ये तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, हो सकता है कि आगे प्रश्न में होगा, लेकिन अगर मानकर चलते हैं कि आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो क्या बताओगे, री का उच्चारण कहाँ से होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर री से बनाना, री सी, ट्रिक बता रहा हूँ मैं, री से आप लोग क्या बताना, री से आप लोग ऋषि दोस्तों बना लेना, बताना नहीं, आप लोग ऋषि बना लेना। तो दोस्तों आप यहाँ पर ऋषि में कौन सा वर्ण देख रहे हैं, तो मूर्धनी सा, इसको क्या बोलते हैं, मूर्धनी सा। तो मूर्धनी यानी कि मूर्धन्य, मूर्धनी यानी कि मूर्धन्य। तो इसका मतलब यह हुआ कि री वर्ण का उच्चारण भी कहाँ से होगा, तो मूर्धन्य से, मूर्धा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूर्धा। आप लोग याद रखेंगे री के बाद क्या आता है, तो ए आता है, फिर आय आता है। इनका उच्चारण कहाँ से होगा, तो ए और आय का उच्चारण करने से पहले आप ये देखिए कि ए का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों जब हम अ में ई को ऐड करें तो क्या बनता है, ए बनता है। देखिए अ या आ के बाद हर्षाई रहे या फिर दीर्घाई रहे, तो दोस्तों उसका इन दोनों वर्णों का जो निर्माण होता है वो होता है एक रूप में। किस रूप में, एक रूप में होता है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर आप जान पाए कि अ वर्ण का जो उच्चारण है वो होता है कंठ से, ई वर्ण का जो उच्चारण है वो होता है तालु से। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए और आय दोनों का ना, ए का जो दीर्घ स्वर है आय, उसका भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ए और आय इन दोनों वर्णों का उच्चारण भी कहाँ से होगा, तो कंठ और तालु दोनों से, क्योंकि इनका निर्माण हुआ है कंठ और तालु से। कंठ से उच्चारण होता है अ का, तालु का उच्चारण, तालु से उच्चारण होता है ई या फिर दीर्घ ई का, आ दोनों के मिलने से बन रहा है ए या आय। आय तो नहीं बनता है, ए बनता है। तो दोस्तों जब समझना, जब ए का उच्चारण हो रहा है कंठ और तालु से, तो आय का भी उच्चारण कंठ और तालु से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे समझ कर रखना। अब बाकी ओ आ ओ आप लोगों को तो पते हैं, ओ आ ओ आप लोगों को पते हैं, इन दोनों वर्णों का उच्चारण कहाँ से, तो ओठ से। और नहीं तो आप ओए से ओठ बना देना, ओ से क्या बनेगा, ओ से बन जाएगा दोस्तों ओष्ठ। ओष्ठ में क्या है, तो ओ, तो ओ आ ओ का उच्चारण कहाँ से, तो ओठ से। बात है समझ में आप लोगों को, सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। अन है, अन भैया अन, इसका उच्चारण कहाँ से, तो दोस्तों नासिका से, क्योंकि आप दोस्तों स्पर्श व्यंजन में आने वाले जितने भी अंतिम वर्ण हैं, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में आने वाले जितने भी अंतिम वर्ण हैं, जैसे कि अंग, जैसे कि ड़, जैसे कि न, जैसे कि म, फिर उसके बाद हो जाएगा दोस्तों म हो गया ना, ई। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं दोस्तों अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। तो अनुस्वार वर्णों का उच्चारण होता है कहाँ से, तो बाबू अनुस्वार वर्णों का उच्चारण होता है नासिका से। कहाँ से, नासिका से। तो आप समझना बाबू कि जो अन है ना, अन, इसका भी उच्चारण नासिका से होगा। अब विसर्ग तो मैंने आप लोगों को बताइए किया। अह क्या है, अह, अह बाबू एक प्रकार का विसर्ग है। तो विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो होता है कहाँ से, तो दोस्तों वो होता है कंठ से। याद रखना, कंठ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है वो है क वर्ग के वर्ण। और साथ ही दोस्तों तलाबी सा नहीं, तलाबी से नहीं, साथ ही दोस्तों ह के बाद दोस्तों विसर्ग। ठीक है, स्वर वर्ण की बात करें तो अ और आ। समझ में आ गया। चलिए, तो तालाबी से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालाबी, तालाबी यानी कि तालु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। 19 नंबर में है संयुक्त व्यंजन छ किन से मिलकर बनता है, छ। तो बाबू छ हमारा बनता है क, आधन, मूर्धनी सा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, छ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल है, द का उच्चारण स्थान क्या है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, द यानी कि दांत। द से क्या बनेगा भैया, द से बनी दांत। तो दांत का बाबू हम लोग यहाँ पर नाम ले लेंगे, किसके लिए, तो द का उच्चारण स्थान के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 21 नंबर में, घ का उच्चारण स्थान क्या है, घ। तो भैया घ है क वर्ग का वर्ण। क वर्ग में आने वाले वर्णों का उच्चारण होता है कंठ से। तो घ के क्या हुई, तालु से ना, ना, इसका भी उच्चारण होगा कंठ से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ पर आते हैं दोस्तों 22 नंबर में कहा गया है फ का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों प वर्ग में आने वाले वर्णों का उच्चारण होता है दोस्तों ओठ से, तो फ का भी उच्चारण होगा कहाँ से, तो ओठ से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 23 नंबर में स का उच्चारण स्थान देखो तो कौन सा स है बाबू, ये कौन सा स है, तो बाबू हमारा ये है दंती स, दंती स यानी कि दांत वाला स। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दंती यानी कि दांत, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर है रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रविंद्र का होता है रवि धन इंद्र। क्या होता है, रवि धन इंद्र। संधि आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। रवि धन इंद्र कहाँ है भैया हमार, तो रवि धन इंद्र है ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 25 नंबर में महेश का संधि विच्छेद, तो महेश का होता है महाधन ईश। क्या होता है, महाधन ईश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है तपोबल का संधि विच्छेद, तपोबल का होता है तप धन बल, दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा तपोबल। तो राइट आंसर होगा हमारा कहाँ गिल रहे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखेंगे। 27 नंबर में है बाबू सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, सज्जन। तो सज्जन का होता है सत्य धन जन। क्या होता है, सत्य धन जन। तो राइट आंसर हो जाएगा लौकता, इसमें करेक्ट आंसर डी वाला होगा बाबू, डी वाला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में है सूक्ति का संधि विच्छेद क्या है। आप लोगों को सूक्ति का संधि विच्छेद बताना है। तो सूक्ति का होता है बाबू सु, ठीक है, यहाँ पर दीर्घई है ना, तो तोड़ते समय हमारा हर्षऊ हो जाएगा ना, तोड़ते समय हमारा जो ऊ होगा वो हर्षऊ में हो जाएगा। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति कहाँ पर है बाबू, कहाँ पर है सुधन उक्ति, देखो तो वो है बाबू किस में, तो वो है ऑप्शन नंबर बी में। तो याद रखेंगे बी को। 29 नंबर में है महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाधन उत्सव। आप लोग संधि को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, महाधन उत्सव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर सवाल है निरोग शब्द का संधि विच्छेद, तो नि यहाँ विसर्ग आएगा ना, निधन रोग। क्या होगा, निधन रोग। यहाँ दीर्घई है तो तोड़ने के बाद हमारा न पा आ जाएगा हर्षई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 31 नंबर में नयन शब्द का संधि विच्छेद, तो भैया नयन का हो जाएगा ने धन, यहाँ पर नयन है ना, तो नयन का हो जाएगा ने धन यन। एक सेकेंड, नयन का ना ने धन अन, अन होगा अन 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 अन, ने धन अन, ठीक है। 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर होगा बाबू बी, आप लोग याद रखेंगे। ने धन अन से क्या बनता है, तो बाबू नयन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल है नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, नायक। तो नायक का हो जाएगा ने धन नय, नय होगा नय, नय धन अक, ने नहीं होगा नय, नय नय धन अक। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, याद रखेंगे। पूछ देगा कि नायक शब्द कौन सा संधि है, तो आप बताना दोस्तों, आप लोग बताना कि यह एक प्रकार का आयादी संधि है। कौन सा संधि, आयादी संधि, ठीक है। चलिए बात करते हैं 33 नंबर में पूछा गया है हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद, तो हित धन ऐसी, हित धन क्या होगा, तो ऐसी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हित धन ऐसी। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी वाला, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर सवाल है आजीवन किस समास का उदाहरण है, तो दोस्तों आजीवन, आजीवन में दोस्तों क्या है, आ आया है, क्या आया है, तो आ आया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास, क्योंकि आजीवन में आ एक प्रकार का दोस्तों अवयव है। क्या है, अवयव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 35 नंबर में यथाशक्ति कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में यथा भी क्या है, तो बाबू एक प्रकार का अवयव है। तो करेक्ट आंसर होगा 35 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, अव्ययी भाव समास। 36 नंबर सवाल है पंच पात्र कौन सा समास है, तो पंच पात्र कौन सा समास है, तो भैया पंच है ना, पंच यानी कि संख्या। कोई भी शब्द अगर संख्या वाला होगा, कोई भी शब्द अगर संख्या वाला होगा तो हम समझेंगे कि वो एक प्रकार से कौन सा शब्द है, तो दोस्तों वो एक प्रकार का है हमारा कौन सा समास है, शब्द ना समास। तो समास होगा दोस्तों हमारा
यहाँ पर पंच तो द्विगु, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास ना। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ चलिए फटाफट आते हैं 37 नंबर में। पूछा गया है चंद्रमौली कौन सा समास है। चंद्रमौली, चंद्रमौली को ही बाबू चंद्रधर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रधर भी कहा जाता है। चंद्रधर का मतलब होता है चंद्र को धारण करने वाला। तो चंद्र को धारण करने वाला कोई एक ही है, कौन? तो भगवान शिव। चंद्रधर केवल एक के लिए ही दोस्तों प्रयोग में लाया जाता है। चंद्रधर वाला जो शब्द है वो दोस्तों किसी एक के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है। किसके लिए? तो भगवान शिव के लिए। तो जब किसी शब्द का अर्थ किसी विशेष के लिए किया जाता है तो दोस्तों वो हो जाता है कौन सा समास? तो वो हो जाता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, जैसे कि लंबोदर। तो दोस्तों आपको पता है कि जिसका पेट लंबा होता है उसको बोलते हैं हम लोग लंबोदर। तो ऐसा नहीं है कि जिसका पेट लंबा होगा उसको हम लंबोदर बोल देंगे। लंबोदर शब्द का जो अर्थ है वो केवल गणेश भगवान के लिए ही लिया जाता है, इसलिए लंबोदर होगा बहुव्रीहि समास। बताया समझ में? तो यहां पर बाबू हमारा राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर में, आप देख सकते हैं। आइए गया लंबोदर, क्या होगा? तो बहुव्रीहि समास, याद रखेंगे डी को। ठीक है, अगला प्रश्न है कमल नयन कौन सा समास है। कमल नयन कहने का मतलब, कमल नयन कहने का मतलब जिसका नयन, जिसका आंख कमल के समान हो, जिसका आंख कमल के समान हो उसको बोलते हैं कमल नयन। तो यहाँ पर बाबू कर्म की प्रधानता है ना, तो राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। अगला प्रश्न है चिड़ीमार कौन सा समास है। चिड़ीमार का मतलब, चिड़ीमार का मतलब होता है चिड़िया को मारने वाला। कि क्या करने वाला? चिड़िया को मारने वाला। तो को आ रहा है ना, तो को एक प्रकार का दोस्तों कारक का चिन्ह है। तो जौना में कारक आ जाए उसको बोलेंगे तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर 40 का होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अरे लिखो ना रे मोदे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 41 नंबर में है यथा समास, यथा समय कौन सा समास है? यथा समय कौन सा समास है? तो करेक्ट आंसर होगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि यथा एक प्रकार का अवयव है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 42 नंबर में है अनादर शब्द कौन सा समास है। अनादर यानी कि बिल्कुल भी आदर ना करने वाला। ठीक है, जो दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं करता है, नहीं आ गया ना, इसमें नकारात्मक भाव आ गया। नकारात्मक भाव, नकारात्मक मतलब इनकार करने वाला, ना मानने वाला, इसमें नकारात्मक भाव आ गया। तो जिस शब्द से बाबू नकारात्मकता का बोध हो, जिस शब्द से नकारात्मकता का बोध हो उसको बोलेंगे नैया समास। क्या बोलेंगे? नैया समास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर है त्रिलोक शब्द कौन सा समास है। तो करेक्ट आंसर 43 का होगा ऑप्शन नंबर डी। त्रिलोक ना, अरे द्विगु होई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। त्रिलोक यानी कि तीन लोक। तीन क्या है? तो संख्या। ठीक है, 44 नंबर है शिवालय शब्द कौन समास है। शिवालय, शिवालय यानी कि शिवालय यानी कि शिव का आलय, शिव का घर। तो काके की आ रहा है ना बाबू, तो कारक का चिन्ह है। तो राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर में चक्रपाणी शब्द कौन समास है। तो चक्रपाणी यानी कि चक्र को धारण करने वाला। तो चक्र को धारण करने वाला कौन है? तो भगवान हरि, भगवान बाबू विष्णु। तो भगवान विष्णु के लिए ही, हरि के लिए ही, कृष्ण के लिए ही दोस्तों इस शब्द का जो अर्थ है वो लिया जाता है, इसलिए चक्रपाणी आ जाएगा बहुव्रीहि समास के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल है हाथ पैर शब्द कौन समास है। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? 46 का राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा द्वंद्व समास। हाथ पैर दोनों में क्या है? प्रधानता है। दोनों पद समान रूप से प्रधान है, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, ठीक है, चाचा चाची। बाबू जब दोनों पदों की प्रधानता होती है तो उसको कहते हैं हम कौन सा समास? तो द्वंद्व समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 47 नंबर में है नील पीत शब्द कौन सा समास है। नील पीत शब्द कौन सा समास है? दोनों पद की प्रधानता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना। 48 नंबर में है बीड़ा पानी शब्द कौन समास है। बीड़ा को धारण करने वाला, इना कि अगर आप बीड़ा को धारण कर लें, अगर आप बीड़ा को ले लें तो आप कहलाइएगा बीड़ा पानी, या कोई और बीड़ा को धारण कर ले तो वो कहलाएगा बीड़ा पानी। नहीं, बीड़ा पानी केवल दोस्तों माँ सरस्वती के लिए ही यूज किया जाता है। बीड़ा पानी शब्द केवल माँ सरस्वती के लिए, माँ शारदा के अर्थ के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बीड़ा पानी दोस्तों आपका
हो जाएगा कौन सा शब्द, तो बीड़ा पानी दोस्तों आपका हो जाएगा कौन सा शब्द, तो यह दोस्तों हो जाएगा योग रूढ़। क्या होगा, योग रूढ़ शब्द। आज समास की बात करें तो समास होगा बहुब्रीहि समास, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 49 नंबर है त्रिभुवन शब्द कौन समास का उदाहरण है, तो त्रिभुवन में त्रि यानी कि संख्या है, तो भैया हमारा होगा द्विगु, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर में देश विदेश शब्द कौन समास है, दोनों पद की प्रधानता है, तो देश विदेश हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने आप लोगों को टोटल 50 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया है जो कि आप लोगों के मैट्रिक और इंटर के होने वाले हिंदी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यह महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा है तो खूब शेयर कीजिएगा, अगर आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।